देखिए, सबसे पहले बात, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी भी होती है और वायुमंडल में यह एक निश्चित मात्रा में उपस्थित होती है, तो यह हमारे लिए लाभदायक ही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही पौधे ग्रहण करते हैं, ठीक है, और जिससे उनकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अनावश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी होती है, लेकिन जब ज्यादा मात्रा में हो जाती है तब ये खतरनाक हो जाती है, ठीक है। तो सर्वाधिक मात्रा में इसका उत्सर्जन ईंधन के जलने से होता है। अब जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ग्रीन हाउस जो हमारा प्रभाव है, ग्रीन हाउस गैस इसको बोलते हैं, तो ये ग्रीन हाउस के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस बोली जाती है, ठीक है। तो दूसरी चीज इसके लिए लिखिए, वायुमंडल में CO2 के सांद्रण में अगर वृद्धि होती है तो सीधी सी बात है, हमारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो CO2 के सांद्रण में वृद्धि होती है तो हरित गैस प्रभाव में भी वृद्धि होगी, ठीक है। अपने को पता ही है कि ये ग्रीन हाउस की मेन गैस है, इसके बाद मीथेन आती है, ठीक है। तीसरी फैक्ट लिखिए इसके बारे में, ग्रीन हाउस की मुख्य गैस है जो करती क्या है, मीथेन, ओजोन परत के बारे में भी हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक चीज देखेंगे। ओजोन और जल वाष्प के साथ मिलकर जो हमारी अवरक्त किरणें होती हैं, ठीक है, अवरक्त विकिरणों को क्या करती है, सोख लेती है। अब अगर जो हमारी अवरक्त किरणें हैं वो वापस नहीं जाएंगी, वायुमंडल में ही सोख ली जाएंगी, तो क्या होगा, हमारा जो वायुमंडलीय ताप है वो बढ़ जाएगा, जिससे क्या होता है, वायुमंडलीय ताप बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर वायुमंडलीय ताप बढ़ रहा है तो उससे भी आपने देखे होंगे बहुत सारी परेशानियां होती है, जो हमारी ध्रुवों की बर्फ है वो फिसल कर नीचे आ रही है, जिससे कि क्या हो रहा है, समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है, इससे भी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो रहा है। इतनी चीजें क्लियर हो गई आपकी CO2 के बारे में, ठीक है। इसमें मुख्यतः ग्रीन हाउस प्रभाव ही है, इतनी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। और उत्पादन में तो आपको पता ही है, हम मनुष्य सांस लेते हैं तो छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो जो पौधों की कटाई हो रही है, पौधों की बहुत ज्यादा में कटाई हो रही है और जनसंख्या वृद्धि जो है वो बढ़ रही है और पौधों की कटाई जो है वो ज्यादा हो रही है, तो इसलिए भी CO2 का जो स्तर है वो बढ़ रहा है। दूसरा आपने देखा है कि ईंधन के जलने से होता है। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, आगे हम देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड को, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट है। SO2 या सल्फर डाइऑक्साइड, पहली चीज लिखिए, यह वायु प्रदूषण का
दूसरा बड़ा कारण है। ठीक है, लगभग 20% रिस्पॉन्सिबल होती है ये है। देखिए वही सारी चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, इसमें आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि कौन सी गैस किस तरीके से प्रभावित कर रही है। बाकी आप लोग देख रहे हैं ईंधन के जलने से, ताप विद्युत ग्रहों से, बस वही चीज बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, ताप विद्युत ग्रह से, खनिज तेलों के शोधन से, और स्वचालित जो वाहन होते हैं स्वचालित वाहनों से, इससे लगभग 50% अकेले निकलती है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आगे देखिए होता क्या है। तो SO2 से जो है आंखों में जलन, दमा, खांसी, फेफड़ों के रोग, सिर में दर्द, इतनी सारी चीजें होती हैं। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट क्या है, इसे क्रैकिंग गैस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आगे हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, क्रैकिंग गैस भी बोलते हैं। ऐसा बोला जाता है कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड को एक पत्थर पर लगातार बहाया जाए तो वह पत्थर क्या है, टूट जाएगा। तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, क्रैकिंग गैस। ठीक है, ये पत्थरों को भी छत विच्छत कर देती है। अब अगला देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वायुमंडल में या वायुमंडल में उत्सर्जित SO2 गैस जो है वो वातावरण में, जो भी हमारे वातावरण में नमी होती है, ठीक है, मॉइस्चर होता है, उसको अवशोषित कर लेती है। वातावरण में उपस्थित नमी को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, और कन्वर्ट किस में हो जाती है, H2SO4 में। इसे हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और जब बारिश होती है तो यही सल्फ्यूरिक एसिड साथ में वर्षा की जो हमारी बूंदें होती है उसमें मिल जाती है, और उसे ही हम क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा। ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो जाती है। ठीक है, और जब यही H2SO4 वर्षा की बूंदों के साथ मिलती है, ठीक है, वर्षा के साथ मिल जाती है, और जो बारिश होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। इसे स्टोन लेप्रोसिसी भी बोला जाता है। ठीक है, इसी से ताजमहल का क्षरण भी हो रहा है। आगे हम और इसमें देखते हैं। इतनी चीजें आपने लिख ली होगी, ऊपर से मैं इसे मिटा रही हूं। ठीक है, देखिए ऐसा बोला जाता है कि जो मथुरा के कारखानों से जो सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है वही ताजमहल के क्षरण का कारण है। ठीक है, तो ताजमहल को क्षरण करने के लिए H2SO4 या अम्ल वर्षा जो है वो जिम्मेदार है। इतनी चीजें हो गई, हमारा सल्फर डाइऑक्साइड भी खत्म हो गया। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यही है, अम्ल वर्षा। हालांकि आगे हम एक और चीज देखेंगे जिसमें अम्ल वर्षा आएगी।
बाकी आप लोग याद रखिएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिल जाते क्या होता है, SO2 जो होती है वो वातावरण की नमी को अवशोषित करती है और किसमें कन्वर्ट हो जाती है, H2SO4 में। H2SO के जो कण होते हैं वो वर्षा की बूंदों के साथ मिलते हैं और उसे ही हम क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा बोलते हैं या अम्ल वर्षा बोलते हैं। ठीक है, ताजमहल के क्षरण का प्रमुख कारण यही है। इतनी चीजें क्लियर हो गई आपकी। ठीक है, अब हम देखेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड। इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, आप लोग इसमें इतना परेशान मत होइएगा, इसमें आपको बहुत रिएक्शंस या फिर इन सब चीजों में नहीं जाना है। नॉर्मल बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं फैक्ट के रूप में ही, तो बस उतना ही याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। फालतू में बर्डन लेने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है इसमें। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इस गैस, ये पूरी गैस निकलती कैसी है, तो जो NO2 होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसका प्रमुख कारण क्या है, वाहनों से जो ईंधन जलता है उससे ज्यादा उत्पन्न होते हैं, तो ठीक है वाहन है। अब नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो भी वायुमंडली जो नमी होती है उससे क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, HNO3। ठीक है, और जब यह वर्षा के साथ नीचे गिरते हैं ये कण, जब वर्षा के साथ ये कण नीचे आते हैं तो इसे भी हम क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। नाइट्रोजन का उत्पत्ति तो हमने देख लिया, और बाकी जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं उनके निकलने का मुख्य कारण क्या है, प्रमुख कारण खनिज तेल व कोयले का जलना है, वही अपना ईंधन जो जलते हैं। ठीक है, एकदम वो सब में कॉमन है। अब एक चीज इसमें और लिख लीजिए कि जो अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले जो हमारे वायुयान हैं उनसे भी नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है और वो क्या कर रही है, हमारी ओजोन की परत को पतली करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई, ये चीज आप लिख लीजिए। तो आगे हम पढ़ते हैं फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। या एक काम करते हैं, पहले आप ओजोन खत्म कर लीजिए, ओजोन परत के बारे में जो फैक्ट्स हैं उनको देख लीजिए, फिर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन को पढ़ते हैं, या फिर पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब इसमें होता क्या क्या है, क्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ठीक है, अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबको बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए सबको पता है कि ओजोन की परत का जो क्षरण हो रहा है वो इसी के कारण हो रहा है। ठीक है, अब ये निकलती कैसे है, इसके स्रोत क्या क्या हैं, तो सबसे पहला एयर कंडीशनर। ठीक है, जो घरों में आप लोग एसी चलाते हैं, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, फोम,
प्लास्टिक, ठीक है, फोम प्लास्टिक से, अग्नि शामक में जो हेलन गैस होती है उसके कारण, तथा जो हमारी प्रसाधन सामग्रियां बनती हैं उसके बनने के कारण हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। ठीक है, ज्यादातर ये देखिए कि जो ठंडी करने वाली चीजें होती है उनसे ज्यादा निकलती है, जैसे एयर कंडीशनर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, अग्निशामक हो गया। इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं स्रोत के बाद। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन एवं उसके वातावरण में पहुंचने के कारण, अब क्या इसका इफेक्ट क्या है वो चीज हम देख रहे हैं। ठीक है, तो उसके वातावरण में पहुंचने के कारण, देखिए जितनी भी गैसें हम पढ़ रहे हैं उनमें याद रखिएगा दो ही तीन चीजें, आप दो तीन टॉपिक में ही याद रखिएगा। स्रोत क्या है उसके और किन चीजों को प्रभावित कर रही है, बस, उससे ज्यादा आपको इसमें कुछ भी नहीं देखना है। ठीक है, तो सीएफसी के उत्सर्जन एवं उसके वातावरण में पहुंचने के कारण अगला, फिर ये क्वेश्चन आपके 2016 या 17, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है लेकिन क्वेश्चन याद है कि ओजोन किस में पाई जाती है, किस परत में। ठीक है, समताप मंडल में उपस्थित, अभी जैसे ही हम वायु प्रदूषण खत्म करेंगे, वायु प्रदूषण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उन सबको हम सॉल्व करेंगे। जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको भी, जैव विविधता पूरा टॉपिक था तो उसे खत्म कर लिया, उसके बाद हमने क्वेश्चन किए हैं। अब इसमें क्या है, जैसे जैसे हम एक एक प्रदूषण पढ़ते जाएंगे उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते होंगे उनको हम करते जाएंगे। ठीक है, तो इससे एक साथ बहुत ज्यादा बर्डन नहीं आएगा और ज्यादा क्वेश्चन हम कर पाएंगे। तो समताप मंडल में उपस्थित ओजोन, ठीक है, समताप मंडल में उपस्थित ओजोन गैस के या का क्षरण करती है। ठीक है, जैसे ही एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें होता क्या है, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन कहाँ पहुंचती है, हमारे वायुमंडल में पहुंचती है, तो यह ओजोन की परत को पतली करने लगती है या उसका क्षय करने लगती है। अब ओजोन के परत के क्षय होने के कारण क्या है, तो उससे जो ओजोन का काम क्या होता है, ओजोन लेयर जो होती है वो जो सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, रेज आती हैं, उनको हमारे वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकती है। तो अगर ओजोन परत का ही क्षरण हो जाएगा तो वो जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो धरती पर पहुंचती हैं और उससे ज्यादा मात्रा में कैंसर जैसे रोग या फिर स्किन रिलेटेड जो भी डिजीजेस होती हैं वो होने लगती हैं। ठीक है, इतनी चीज याद रखिएगा कि ओजोन के क्षरण से क्या होता है। अब हम कुछ चीजें देख लेते हैं ओजोन के बारे में, बहुत सारी चीजें इससे आती हैं फैक्ट के रूप में, तो ओजोन से रिलेटेड कुछ चीजें देख लेते हैं। तो ओजोन की हम बात कर रहे थे, ओजोन परत की। ठीक है, तो हम जिस वायुमंडल में रह रहे हैं उसे हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। पृथ्वी से 50 किलोमीटर ऊपर, ठीक है, समताप मंडल है। समताप मंडल में ही क्या है, ओजोन की परत है, जिसे हम जीवन रक्षक परत के नाम से भी जानते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, उसी परत में जाके छिद्र बना रही है, जिससे कि अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं सूर्य की वो पृथ्वी तक पहुंच रही हैं और स्किन कैंसर जैसे भयानक रोगों को जन्म दे रही हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि ओजोन को मापने की इकाई क्या है, तो लिखिए, इसको मापने की इकाई डाबसन, डाबसन है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन की सांद्रता सबसे ज्यादा कहां होती है, तो पृथ्वी से 20 से 35 किलोमीटर के बीच।
बीच सर्वाधिक सांद्रता। ये सारे पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। तीसरा देखिए, ओजोन परत की मोटाई सबसे ज्यादा किस महीने के बीच होती है? तो सितंबर से अक्टूबर। इतनी चीजें क्लियर हो गई। फिर श्रीनगर में ओजोन परत सबसे ज्यादा मोटी है, ठीक है, सर्वाधिक, व त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। ये फैक्ट है हमारे ओजोन परत के बारे में। सबसे पहली चीज, हम जिस वातावरण में रह रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। 50 किलोमीटर दूर जो हमारा सप्ताप मंडल है उसी में हमारी ओजोन परत है। ओजोन परत को हम क्या बोलते हैं? जीवन रक्षक परत भी बोलते हैं या जीवनदायिनी परत भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य से निकलने वाली जो भी अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं वो उन्हें वहीं पे रोक देती है, जिससे वो पृथ्वी पर नहीं आ पाती। लेकिन अब छिद्र हो रहे हैं तो कुछ अल्ट्रावायलेट किरणें जो है वो पृथ्वी तक पहुंचती हैं, जो कि स्किन कैंसर जैसे भयानक रोगों को जन्म देती है। ठीक है, इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई। ओजोन को मापने की जो इकाई होती है उसे डाप्सन बोलते हैं। 20 से 35 किलोमीटर के बीच सर्वाधिक सांद्रता होती है इसकी। ओजोन परत सितंबर से अक्टूबर माह के बीच में जो है वो सर्वाधिक मोटी होती है, और श्रीनगर में ओजोन की मोटाई सर्वाधिक व त्रिवेंद्रम में सबसे कम होती है। इतने सारे फैक्ट्स हमारे ओजोन से रिलेटेड हो गए, आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अभी हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही पढ़ रहे हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में एक आता है फ्रेयॉन। फ्रेयॉन, ठीक है, यह सबसे अधिक घातक क्लोरोफ्लोरो है, सबसे अधिक घातक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अब यह निकलती कैसे है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में हमने देखा था कि कौन कौन सी चीजें होती हैं। एयर कंडीशनर हो गए हमारे, एयर ठीक है, रेफ्रिजरेटर हो गए, गद्देदार सीट हो गई, और एरोसॉल के स्प्रे हो गए। मेन क्या है? एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर, ठीक है। जो हमारे फोम वाले गद्दे होते हैं, जब उनका निर्माण किया जाता है फोम का, तो भी फ्रेयॉन गैस निकलती है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड लगभग सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। अगर कुछ चीजें मुझे एक्स्ट्रा मिलती हैं तो मैं उन्हें फैक्ट के रूप में आपको दे दूंगी, पर अभी तक मुझे जितना लग रहा है हमने मोस्ट ऑफ द चीजें क्लियर कर ली हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब अगला देखते हैं मीथेन। ठीक है, अब जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ मीथेन भी ग्रीन हाउस गैसों में सम्मिलित है। ठीक है, तो कार्बन के बाद ये दूसरी प्रमुख गैस है। दूसरी प्रमुख गैस है किसके लिए? ग्रीन हाउस के लिए। ठीक है, अब ये निकलती कहां से है? तो धान के खेतों से, कोयले की खदान से, ठीक है। और एक चीज हमने देखी थी कि जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं वो जो वायु छोड़ते हैं उसमें होती है घरेलू पशुओं से। ठीक है, ये तो प्राकृतिक स्रोत हो गए, उसके मानवीय स्रोत भी हम देख लेते हैं। इसमें एक और चीज लिख लीजिए, आर्द्र भूमियां जो होती हैं हमारी, वहां पर भी
अत्यधिक मात्रा में आर्द्र भूमियों से हमारी मीथेन गैस जो है निकलती है। अब सेम चीज होगी कि जब मीथेन गैस बढ़ेगी, ऐसे ही आप लिख लीजिए, मीथेन बढ़ेगी तो क्या होगा, जलवाष्प के साथ मिलेगी और जो हमारी अवरक्त किरणें होंगी उनको रोक लेगी, अवरक्त किरणों को वायुमंडल से ऊपर जाने ही नहीं देगी। तो क्या होगा, हमारा जो ग्रीन हाउस, ये जो हमारा वायुमंडलीय ताप है, बढ़ जाएगा। इतनी सारी चीजें हो गई, हमने आज जितना देखा है उतना आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि एक साथ हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ लेंगे तो दिमाग से भूलने लगेंगी। अगले लेक्चर में हम इससे आगे की चीजें कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे। 2 या 3 लेक्चर लगेंगे हमें वायु प्रदूषण पढ़ने में, उसके बाद हम इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे।